दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। पार्टिकुलरली लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा से संबंधित जो न्यूज़ आई है उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसको हम हिंदी में नियंत्रण रेखा बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कश्मीर युद्ध के बाद घोषित वर्ष 1948 की संघर्ष विराम रेखा ही बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आई थी। 1948 की जो संघर्ष विराम रेखा थी उसको ही हम आज के रूप में एलओसी के रूप में जानते हैं। दोनों देशों के बीच में 1972 के शिमला समझौते के बाद इसे एलओसी के रूप में नॉमिनेट किया गया था। एलओसी का सीमांकन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर कहाँ तक किया गया है, एकदम हाइट तक इसका सीमांकन किया गया है। एलओसी को दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित, दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने, हमारे देश का भी डीजीएमओ और उनके देश का भी डीजीएमओ द्वारा हस्ताक्षरित एक नक्शे पर चित्रित किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी समझौता है, तो इंटरनेशनल रूप से इसको मान्यता मिल चुकी है कि ये भारत की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, इसके बाद अक्साई चिन वाला एरिया है। मतलब आपके पास भारत के पास ये इतनी सी ज़मीन बची है और बाकी का हिस्सा पाकिस्तान और ये चाइना हड़प लिए हैं। ये वाला जो हिस्सा ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जिसको बोलते हैं। यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान है ये, और ये रही आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान ने क्या काम कर दिया, चाइना को दे दिया है। तो यही वाली लाइन के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। न्यूज़ की तरफ यदि हम जाएं तो न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉय कर रही है कुछ नए नए चाइनीज़ कैनन को एलओसी में। कैनन का मतलब होता है तोप। चाइना हैज़ बीन हेल्पिंग पाकिस्तान आर्मी बिल्ड इट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से चाइना भी बहुत चालू है, वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो चाइना पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहा है ताकि उनका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, न केवल वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, इसके साथ साथ में सेटिंग अप कम्युनिकेशन टावर, कम्युनिकेशन के टावर लगा रहा है, अंडरग्राउंड केबल बिछाए जा रहे हैं एलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। आप देखेंगे सीमा के साथ साथ में ज़मीन के भीतर में केबल लगाए जा रहे हैं, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। अधिकारियों का ये कहना है कि इट इज़ पार्ट ऑफ इफोर्ट टू फर्दर शोर अप चाइनाज पोजीशन। ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता है। एज एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हमेशा का साथी बन करके रहना चाहता है वो। इसके साथ साथ में वो इंश्योर कर सकते हैं सेफ्टी ग्रोइंग चाइनीज़ इनक्लेव्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके कश्मीर सेट अप ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड। एक रीज़न ये भी है, चाइना क्या है जो पीओके वाला एरिया है वहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर के जाना चाहता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ में हाइडेल प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बनाया जाना है, बिजली बनेगी, बांध बनेगा। ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि रिसेंटली यदि देखा जाए जिसको डेवलप किया गया है SH-15, एक 155 mm ट्रक माउंटेड होवित्जर गन है, हैज़ बीन आल्सो स्पॉटेड एट सम प्लेसेस along with लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत पाकिस्तान की सीमा में हमें कुछ एक ट्रक देखने को मिला जहां पर क्या मिला था, ट्रक माउंटेड होवित्जर गन देखने को मिली थी। नॉन एज शूट एंड स्कूट आर्टिलरी वीपन, पाकिस्तान हैड साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनीज फर्म नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
पाकिस्तान ने चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉरिनको, तो इनके साथ में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत सप्लाई किया जाएगा 236 SH-15s अकॉर्डिंग टू द लंदन बेस्ड जेन्स डिफेंस मैगजीन। और ये जो पहला बैच है इसका 2022 में डिलीवर हो गया था। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन हाल ही में जो अभी डेवलप की गई है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। यहाँ पर पार्टिकुलरली mRNA वैक्सीन जिसका नाम है जेमकोवैक OM, ये इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन है। इसको अभी हाल फिलहाल में हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। बताया जाता है सबसे पहले तो mRNA वैक्सीन के बारे में, कब इसको बनाया गया, कौन सी कंपनी ने इसको बनाई है और कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल फिलहाल में mRNA वैक्सीन जो डेवलप करी गई है कोविड-19 के लिए, इसका इस्तेमाल इमरजेंसी पर्पस के लिए किया जा सकता है। रेगुलर इस्तेमाल के तौर पर हम इसको नहीं कर सकते हैं। कहीं कमी पड़ जा रही है, ठीक है, कहीं इमरजेंसी आ गई है तो वहाँ पर mRNA वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले नंबर की बात ये हो गई है कि कोरोना का उतना ज़्यादा आज के टाइम में क्रेज़ नहीं रहा। कोरोना की जो बीमारी है धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रही। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस मामले में देखा जाए तो भारत कितना पीछे है आप सोच सकते हैं। हम कब वैक्सीन बना रहे हैं, जब बीमारी ख़त्म हो रही है। और कुछ बातें यहाँ पर ये बताई जाती हैं कि जब कोई वैक्सीन, उस समय में जो बड़ी बड़ी कंपनियां वैक्सीन बना रही थी, पूरे देश दुनिया में वैक्सीन बनाई जा रही थी, तो उस समय जो वैक्सीन बन रही थी उनकी जांच पड़ताल बड़ी मजबूती के साथ में होती थी। उनके ट्रायल बड़े मजबूती के साथ में होते थे, ठीक है, कई सारे ट्रायल से होकर के गुजरना पड़ता था तब जा कर के वैक्सीन बनती थी। आज के समय में ऐसा हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है कि इसको थोड़े कम ट्रायल से होकर के बनाए। तो इस प्रकार से आप देखा जाए। और दूसरे नंबर की बात यह है, भारत इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया में करेगा कि फिर वर्ल्ड लेवल पर व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा, तो ये बात भी यहाँ पर सोचने वाली है। पहली शुरुआत यहाँ पर न्यूज़ से ही करी जाती है कि पिछले ही हफ्ते ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया था, ठीक है, ऑथराइजेशन को कि आप इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नई mRNA वैक्सीन है कोविड-19 के लिए जिसको डेवलप किया गया है पुणे पर आधारित जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल के द्वारा। एक पायोनियर, एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इंडिया के लिए इन डेवलपिंग mRNA वैक्सीन की। चलो अब भारत mRNA वैक्सीन भी बनाने लगा है। थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं mRNA टेक्निक से रिलेटेड। सबसे पहले तो यहाँ पर आप पिक्चर जो देख रहे हैं, यहाँ पर उन वैज्ञानिक लोगों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि कैटलिन कारिको mRNA के ज़रिए वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की टेक्नोलॉजी इन्होंने ढूंढी थी। उरसाहिन और ओजलैम टुरेसी बायोएनटेक कंपनी इन्होंने चालू करी थी। mRNA टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया और कोरोना की वैक्सीन बनाई। कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार अब बस ख़त्म होने ही वाला है, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पर बताया जाता है एग्जाम्पल, हमको देखना है यहाँ पर mRNA टेक्नोलॉजी। mRNA या फिर मैसेंजर RNA जिसको बोला जाता है, जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता है जो हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। हमारी बॉडी में वायरस ने अटैक किया, कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें कह रही है, हमारी कोशिकाओं को कह रही है कि आप
इसके विपरीत में प्रोटीन बनाना चालू करो, आप प्रोटीन बनाना चालू करो ताकि आप रोगों से लड़ सको। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो ज़रूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा mRNA वैक्सीन। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी वैक्सीन बन जाती है। इसके साथ ही साथ इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। ये पहली बार है जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन दुनिया में चर्चा चल रही है या फिर बनाई जा रही है। इसके बाद ये हिस्ट्री बताई जाती है, 2 वैज्ञानिकों के नाम बताए जाते हैं कि कब कब क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ था। सीधे हम एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि कौन सी कंपनी बना रही है और इन्होंने वैक्सीन का क्या नाम रखा है। द वैक्सीन इज़ मीन टू बी पार्टिकुलरली इफ़ेक्टिव अगेंस्ट डोमिनेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये कहाँ पर इफ़ेक्टिव है? अभी हाल फिलहाल में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है उसके लिए वैक्सीन बढ़िया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज के समय में कितना महत्व रखती हैं। आप देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड-19 पैंडमिक अब उतना ज़्यादा रहा नहीं है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा कोई ओबेसिव मतलब जुनून हमको देखने को नहीं मिलता है। पब्लिक इंटरेस्ट इन न्यू वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स में उतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट अब रहा नहीं है। इवन लेस सो इन न्यूअर वैक्सीन। डाटा ये सजेस्ट करता है अपटेक ऑफ बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोजेस ऑफ अरे ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लाइनिंग फॉर सेवरल मंथ। पिछले कई महीनों से आप देखेंगे कि जो लोग हैं बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं, प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवा रहे हैं, तो देखा जाए तो उतना ज़्यादा इनका जो वैक्सीन का कामकाज आज के समय में ख़त्म होते जा रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से भी कम इंडिया की कंपनी में ये तो इतनी कैपेसिटी आ गई है, कैपेबिलिटी आ गई है कि वो mRNA वैक्सीन को बना सकती हैं। देयरफॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू वैक्सीन जेमकोवैक OM ये बताती है कि इंडियन कंपनी के पास में भी वो ताकत है कि वो mRNA वैक्सीन को बना सकती है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत रैपिड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तेज़ी के साथ में प्रोडक्शन कर सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकता है और देश दुनिया को सप्लाई कर सकता है। यदि फ्यूचर में कभी वायरस आता है तो mRNA वैक्सीन हमारे पास मौजूद रहेगी। यहाँ पर पेट्री-डिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। पेट्री-डिश जो होते हैं उथले बेलनाकार कंटेनर होते हैं, आप एक ऐसा बाउल जैसा समझ सकते हैं। इसमें ढक्कन लगे होते हैं जो विशेष रूप से माइक्रोबायोलॉजी या फिर सेल्स कल्चर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पेट्री डिश नॉर्मली बोरोसिलिकेट ग्लास या फिर स्पष्ट प्लास्टिक, आमतौर पर पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं और अलग अलग साइज में यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी वैक्सीन तैयार आखिर होते कैसे करके हैं। नॉर्मली जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो कई सारे प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग से होकर के गुजरती हैं। कभी कभी पेट्री डिश से, इसके बाद एनिमल से, इसके बाद एक्सपांडिंग कोहर्ट्स ऑफ ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो लैब में टेस्टिंग होगी, फिर एनिमल में टेस्टिंग होगी, फिर इंसानों में इनकी टेस्टिंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ में हम देखते हैं इनके कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, या फिर बीइंग अनेबल टू बेटर देन द अल्टरनेटिव इन एनी ऑफ दीज स्टेजेस इज़ ए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। यदि ऐसा कुछ होता है तो इस मामले में वैक्सीन हमारी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन डेवलप होती है वो इतने आसानी से इतने छोटे समय में नहीं हो जाती है। तो जो अप्रूवल है, वैक्सीन का डेवलपमेंट है, इसमें दशकों लग जाते हैं। कोविड-19 के दौरान में क्या हुआ था, दिस रिस्क एवर्स स्ट्रेटजी,
यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। तो ये जो रिस्क की प्रतिकूल स्ट्रेटजी है वाज डीम्ड अनसूटेबल फॉर द क्राइसिस। ऐसी कोई घटना घटित नहीं होना चाहिए क्राइसिस के दौरान में। It hand because of which drug regulator globally allowed vaccine maker to combine multiple stage। इसी के चलते चलते जो वर्ल्ड लेवल पर रेगुलेटर बैठा है वैक्सीन को रेगुलेट करने वाला, वो कहता है कि वैक्सीन को अलग अलग स्टेज से होकर के गुजारो, कई सारे स्टेज मल्टीपल स्टेज से होकर के गुजरना चाहिए। इसकी एफिकेसी देखी जाती है, दस गिविंग ग्रेटर लीवे टू एक्सपेरिमेंटल फार्मूलेशन, और इसके लिए आपको काफ़ी फ्रीडम दी जाती है एक्सपेरिमेंटल फार्मूलेशन के लिए। लीवे का मतलब होता है आज़ादी या फिर फ्रीडम। दिस अंडरलाइंस द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एडॉप्टेड बाय द रेगुलेटर ग्लोबली। यहीं से हमें कुछ बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाता है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का, जिसको रेगुलेटर्स के द्वारा पूरे ग्लोबली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के यदि हम विपरीत में बात करें, जो कि बहुत सारे सालों से इवोल्यूट कर रहा है नोवल ड्रग्स को, नए नए ड्रग्स को, नई नई वैक्सीन कैंडिडेट्स को, इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम ने बड़े पैमाने पर, ठीक है, हैव बीन गियर टुवर्ड एवोल्यूटिंग फार्मलाइजेशन। इंडिया ने भी काफ़ी अच्छी तैयारी करी है फार्मलाइजेशन को रिलेटेड, दैट हैव बीन अप्रूव्ड अब्रॉड। और इससे आप ये कह सकते हैं कि भारत में तो मान्यता मिली ही है वैक्सीन की, देश दुनिया में भी उसको मान्यता मिल गई है। बताती है कि नहीं, इंडिया भी इस मामले में थोड़ा सा आगे है। वहीं देखा जाए तो भारत कौन कौन सी परेशानियों को झेल रहा है। मिसट्रस्ट, आर्बिटरी, जिसको बोलते हैं बाउंड बाय नो लॉ। भारत में यदि कोई चीज़ें चल रही हैं मेडिकल के सेक्टर में, तो वो कौन कौन सी परेशानियां हैं। जैसे मिसट्रस्ट हो सकता है, लोग भरोसा ही नहीं करते हैं कि वैक्सीन से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, मैं बिना ही गोली दवाई खाए ठीक हो जाऊंगा। रेगुलेशंस की हमारे यहाँ पर कमी है। हैव हिस्टोरिकली प्लाग्ड क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। और ये सारी बातें हैं जिनके चलते चलते इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं ना, उधर किसी का ध्यान में नहीं जाता। हम नहीं जाएंगे ट्रायल वायल देने के लिए, बड़े मुश्किल से लोग तैयार होते हैं। तो ऐसा भी इंडिया में होता है। इसके अलावा जो एविडेंस बेस्ड असेसमेंट होता है, इट वाज ए टेक्निकलिटी इन इंडियाज न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 दैट अलाउड EUA इन इंडिया फॉर कोविड-19 वैक्सीन। वहीं आप एविडेंस पर आधारित असेसमेंट की बात करते हैं तो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ हो जाती है इंडिया के 2019 के रूल्स में। इसके चलते चलते कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया के लिए बनाई जाती है। इसके बाद वाले एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे भारत देश के उन प्रवासी लोगों के बारे में जो दूसरे देश जाते हैं कमाने खाने के लिए, ठीक है, या फिर वहाँ पर कुछ टाइम पीरियड बिताते हैं। तो क्या क्या चीज़ को वो फेस करते हैं, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। Indian diaspora importance and problems in protecting the interest of the Indian diaspora। यदि हम चाहते हैं कि भारतीय प्रवासी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उनके बारे में हम सोचें कि हमें उनके लिए कुछ काम करना है। स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिल कर के काम करे। यहाँ पर आप जो ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे देश वाले लोग जा कर के रह रहे हैं और वो हमारे देश को रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है, कमा कमा के अपने देश में पैसा भेजते हैं। टॉप डेस्टिनेशन की बात करें इंडियंस के लिए तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर है यूनाइटेड स्टेट और फिर है सऊदी अरबिया। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट
की देख रहे हैं टॉप 20 इंटरनेशनल माइग्रेशन कंट्रीज़ टू कंट्री कॉरिडोर्स। जैसे कि ये जो आपको रेड रेड ग्राफ दिखाई दे रहा है, छोटे बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बड़ा गोला बता रहा है कि यहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, छोटा गोला बता रहा है कि यहाँ कम लोग जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े गोले में यूनाइटेड स्टेट दिख जाएगा, इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात दिख जाएगा। तो ऐसे कंट्रीज़ के यहाँ पर नाम बताए गए हैं जहाँ पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा प्रवासी भारतीय जाते हैं कमाई करने के लिए। कई लोग आपके साथ में से भी, जैसे अभी आप कहीं पर फैक्ट्री में काम करते होंगे, तो आपके कई सारे दोस्त जो हैं कहीं कहीं से जुगाड़ लगा के 50,000 1-1 लाख रुपए खर्च करके सऊदी अरब जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं कमाई करने के लिए, और वहाँ पर 50-60 हज़ार कमाते हैं और बढ़िया कुछ पैसे में अपना गुजारा करेंगे और कुछ पैसा अपने घर वालों को भेज देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो प्रवासी भारतीय लोग रहते हैं वो इंडिया की कमाई में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। रेमिटेंसेस की बात करें, इंडिया सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है $83 बिलियन, चाइना 59, मैक्सिको 42, फिलीपींस 34, इजिप्ट $29 बिलियन है ये। तो यहाँ पर शुरुआत करी जाती है पार्टिकुलरली तमिलनाडु से। तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ज़्यादा बातचीत करी जाती है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, जब वो विदेश की यात्रा गए थे तो वो कुछ तमिल लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उन भाषण दे रहे थे, उन लोगों की चिंताओं के बारे में जान रहे थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था। उनका कहना था कि उनकी जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो तमिल डिस्पोरा को प्रोटेक्ट करेगी, जो कि देश दुनिया में पूरे व्यापक पैमाने पर फैले हुए हैं, एजुकेशन के लिए गए हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं। He added that protecting the Tamil language mean protecting the Tamil community। उन्होंने तमिल लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा सा अच्छी बात ये कही कि हमें तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ये अच्छी भी बात है कि हमें हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखना है। यदि हम तमिल भाषा को ज़िंदा रख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम पूरे तमिल समुदाय को बचा रहे हैं। उन्होंने ये भी वादा किया था, उनकी जो गवर्नमेंट है और रूलिंग द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक्सटेंड करेगी, विस्तार करेगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है तमिल कम्युनिटी को। ठीक है, तो इसका भी सीधा सीधा संबंध, यदि कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री जा रहा है विदेश, लोगों से मिल रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने फैमिली वालों को भारत में फ़ोन लगा के बोलेंगे कि देखो ऐसे ऐसी बात है, मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे लिए ये ऑफ़र दिए हैं, हमारे लिए इस प्रकार के काम करते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं, तो आप उन्हीं को वोट डालो। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तरफ से है, भारत के लिए भी अच्छा है और वो लीडर के लिए भी अच्छा है। अब इसमें आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनका खाली पॉलिटिक्स वाला ही मोटिव है, तो ये सभी लोगों के लिए ठीक ही है कि भाई यदि हमारे देश से कोई गया है तो उसकी देख रेख तो सरकार को ही करना पड़ेगा ना, वो बेचारा किसके भरोसे रहेगा। फिर प्रवासी भारतीयों के बारे में कुछ फैक्ट प्रस्तुत करे जाते हैं कि जितने भी प्रवासी भारतीय जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, उनमें से तमिल की बात करें हम तो काफ़ी खासा नंबर है, काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ओवरवेलमिंग यहाँ वर्ड इस्तेमाल में लाया गया है। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ज़बरदस्त। जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यहाँ पर काफ़ी गुड नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। म्यांमार, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, सिसेल्स, ठीक है, रीयूनियन आइसलैंड, फिजी है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो है, गुयाना, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ़ कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीय देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी 3 पहचान आपको देखने को मिलेगी। पहले नंबर की बात तो यह है ये लोग तमिल हैं, दूसरे नंबर की बात यह है ये भारतीय हैं, और तीसरे नंबर की बात यह है कि वो वहाँ उस कंट्री के भी नागरिक हैं जहाँ पर वो सेटल हो गए हैं। वहीं इक्वली इंटरेस्टिंग इज़ द फेनोमेनन ऑफ डिस्पोरा ऑफ द डिस्पोरा। फिजी, मलेशिया, सिंगापुर, जो इंडियन डिस्पोरा है वो माइग्रेट कर रहा है ग्रीनर पास्चर की तरफ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस की तरफ। तो हमें प्रवासी भारतीयों में भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन देखने को मिल जाता है। अब
आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये लोग माइग्रेशन जो कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ उनका माइग्रेशन कैसा, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। देयर न्यूमेरिकल नंबर्स, कितने नंबर्स में वो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल अटेनमेंट कैसा है। इकोनॉमिक क्लाउड कैसा है। एंड अबव ऑल मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम इन द होस्ट कंट्री। मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला जो सिंड्रोम है कैसा है, ये बात भी निर्भर करता है कि वो लोग वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ, तो मैं ये ज़रूर सोचूंगा कि नहीं 2 4 10 यदि मेरे जैसे मिल जाते, मेरे भारत के मिल जाते, तो मैं यहाँ शायद रह लेता। तमिलनाडु वाले जो लोग हैं, जो तमिल डिस्पोरा हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है राजनीति, अर्थशास्त्र, राजनीति में, इकोनॉमी में, लिटरेचर में, फाइन आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, सब मामले में अच्छा काम किए हैं। इनमें से कुछ फेमस नाम भी बताए जाते हैं, जैसे चंद्रशेखर है, मोंटी नाइकर है, संबनम, जानकी थेवर है, टी.एस. मनियम, और नाम तो ऐसे हैं जैसे कि सौम्यमूर्ति है, थोंडामान, एस.आर. नाथन, मुथैया मुरलीधरन, नागमत्थु, इंदिरा नोई, सुंदर पिचई, रघुराम राजन एंड कमला हैरिस। ये कुछ फेमस नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। फिर यहाँ पर इतिहास में जाते हैं और बताया जाता है कि नेहरू ने क्या स्पीचेस दिए थे प्रवासी लोगों से रिलेटेड। तो उनका कहना है कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा, इसका मतलब ये है हर हैंड्स विल बी लॉन्ग एंड पावरफुल टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ हर चिल्ड्रन एब्रॉड। भारत यदि मजबूत है, भारत यदि आज़ाद है, इसका मतलब ये है भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी बच्चा कहीं पर भी जाता, विदेश में भी जा रहा है, तो वो उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। चिल्ड्रन ऑफ ए कंट्री विथ ए ग्रेट पास्ट एंड ग्रेटर फ्यूचर। तो इस प्रकार से वो बात करते हैं कि ऐसा इंडिया होना चाहिए। लेकिन देखा जाए ना, तो नेहरू ने ये जो कल्पना करी थी, ये चीज़ उतनी ज़्यादा साकार नहीं हो पाई। अंग्रेज़ों ने, जैसे कि बहुत सारे जो तमिल्स लोग हैं, उनको मजदूरी कराने के लिए कहाँ लेके गए, वो सिलोन लेके गए। अब सिलोन लेके चले गए हैं, इसके बाद नेहरू ये कहते हैं कि नहीं, इनको हम इनके अधिकार दिलाएंगे। ये क्या क्या चीज़ चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं भाई, वहाँ पर हम वोट डाल सकें, सरकार को चुन सके, तब तो हमारी सरकार सुनेगी। हमारे यहाँ से ही कोई लीडर खड़ा हो जाएगा तो वो हम लोगों की सुनेगा। इस प्रकार से उनको सिटीजनशिप चाहिए वहाँ की। लेकिन वहाँ की सरकार कहती है कि भैया ये जो चीज़ है, इस मामले में हम फ्री हैं, ये हम ही निर्धारित करेंगे कि सिटीजनशिप किसको देना है और नहीं देना है। इस प्रकार से वो सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से बर्मा की गवर्नमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। बर्मीज गवर्नमेंट नेवर ग्रांटेड सिटीजनशिप टू थाउजेंड ऑफ इंडियन तमिल्स एंड एक्सपेल्ड दैम। आप उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं, आप उनको बाहर कर दे रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिल जाती हैं। ऑन द ईव ऑफ देयर डिपार्चर द बर्मीज करेंसी वाज डिमोनेटाइज्ड। जैसे ही ये लोग बाहर हुए, उसके बाद एक घटना घटित हुई थी, बर्मा की जो करेंसी थी वो डीमोनेटाइज हो गई थी। द वुमेन कुड नॉट इवन ब्रिंग देयर मंगलसूत्र विद देम। यहाँ तक इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है कि जो महिलाएं थी वो अपने साथ में मंगलसूत्र तक नहीं ला सकती थी। एज फार एज नेबरिंग कंट्रीज आर कंसर्न, बायलैटरल रिलेशन हैव 2 डायमेंशन। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो नेबरिंग हमारी कंट्रीज़ होती हैं, वो थोड़ी सी हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। हमारे जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं, उसके हमेशा 2 डायमेंशन रहते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि सरकार को और क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या किया जा सकता है। पहले नंबर की बात तो ये है कि जो अलग अलग देश है जहां हमारे नागरिक रह रहे हैं, उन देशों के साथ में आप अपने रिलेशन को बेहतरीन बनाइए। इम्प्रूव रिलेशन विद गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सब प्रकार से आपको रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड नंबर की बात यह है, हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें बढ़ावा देना है इंटरेस्ट ऑफ इंडियन माइनॉरिटी ग्रुप को। प्रोटेक्ट करना मतलब संरक्षण प्रोवाइड करना, फोस्टर मतलब होता है बढ़ावा देना।
जैसे कि यदि आप श्रीलंका के मामले में